Hello students, today we'll solve the model test paper for UR80 PG, that is University of Rajasthan admission test for post graduation, जिसमें हम ABST के मॉडल टेस्ट पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं. That is question number 21 is when the x variable are at equal interval and the value to be interpolated is for one of these variables. The method of interpolation used will be. यदि x चरों के मध्य समान अंतराल हो, अंतर्गणित किया जाने वाला मान इन्हीं चरों में से हो तो किस विधि को अंतर्गणन में यूज किया जाता है. ये चारों मेथड आपको गिवन है, तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. देखिए, बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड ये कब यूज किया जाता है? जब आपका x वेरिएबल इक्वल क्लास इंटरवल पे हो. ठीक है, इसने फर्स्ट आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी है. नेक्स्ट है, अब जो द वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड, जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है वो उसी में से होनी चाहिए. तो आप ये देखिए, x और y दो वेरिएबल होते हैं, 2001, 2002, 2003, 2004, 21, 29, 32. तो जो वैल्यू इंटरपोलेट करनी है, जो फाइंड आउट करनी है, वो इसी में से ही है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड. फाइन. नेक्स्ट मेथड है न्यूटन्स मेथड ऑफ एडवांसिंग डिफरेंस. ये मेथड क्यों नहीं यूज आएगा? देखिए, इसमें भी आपका क्या होता है? इक्वल क्लास इंटरवल होता है. फर्स्ट रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई. सेकेंड, इसमें क्या किया जाता है? जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको कि हम फाइंड आउट करते हैं, वो उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल से अलग होता है. दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विच टू बी इंटरपोलेट मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल. देखिए, x और y दो सीरीज होती है. यहाँ पे ये है 21, 25, 29, 3. इक्वल क्लास इंटरवल्स है, 4 के गैप. और इनमें क्या सीरीज गिवन होगी? 9, 12, 18, 22. इसमें आप इंटरपोलेट करते हैं कि 23 से 27 तक जो वैल्यूज आएगी उसको आप फाइंड आउट कीजिए. तो दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, जो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जो आप इंटरपोलेट कर रहे हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो इनमें से किसी की भी नहीं है, इसलिए इसका ये आंसर नहीं है. नेक्स्ट है लैग्रेंज मेथड. है ये मेथड यूज आता है इक्वल और अनइक्वल क्लास इंटरवल में. फाइन. जहां पे ये दोनों मेथड यूज नहीं आते हैं. लीस्ट स्क्वायर मेथड, जिसमें कि हमारी वैल्यूज कम हो और जिसको हम बाय इक्वेशन सॉल्व कर सके, दैट इज द लीस्ट स्क्वायर मेथड. तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है अपना. इसका आंसर है बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड. Next is the sum of deviation of individual observations from the value 30 is 0. What is the arithmetic mean? Standard deviation निकालने का हमारा फॉर्मूला है √SD इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. फाइन. जब आप इसमें टेबल फॉर्म करते हैं तो आप देखते हैं कि x माइनस एक्स बार किया जाता है इंडिविजुअल सीरीज में, तो इनका जो टोटल आता है वो 0 आता है. तो इसलिए वैल्यू है 30, वो क्या है? अर्थमेटिक मीन है. टोटल ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0. हमारा अर्थमेटिक मीन क्या है? 30. पियर्सन्स मेजर ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन द वैल्यूज मीन 80 एंड द मीडियन 82. तो स्क्यूनेस का जो फॉर्मूला है जो बेस्ड है मीन और मीडियन पे, दैट इज 3x बार माइनस मीडियन. 3x बार इज 80 माइनस 82. तो ये हो गया 3 माइनस 2 ब्रैकेट में. तो आंसर इज -6 D. Next question is given the following regarding rank correlation. Sum of the square of difference in rank equals to 33. Rank correlation coefficient is 0.8. Find the number of items. तो सबसे पहले हम इसमें रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला लिखेंगे. R इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर
n क्यूब माइनस n। अब गिवन क्या क्या है आपको, सिग्मा d स्क्वायर गिवन है दैट इज 33 और r गिवन है 0.80। फाइन, नाउ ये चीजें आपको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करनी है इन सबको। 0.8 इक्वल्स टू 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 33 n क्यूब माइनस n। फाइन, ये इधर माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 33 डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n इक्वल्स टू 1 माइनस 0.8। ये हो गया 198 डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n इक्वल्स टू 0.20। फाइन, अब इसको सॉल्व करेंगे। 198 डिवाइडेड बाय 0.20 इक्वल्स टू n क्यूब माइनस n, तो वैल्यू आ रही है आपकी, इसको आप सॉल्व कीजिए, वैल्यू आ रही है 990 इक्वल्स टू n क्यूब माइनस n। n की वैल्यूज क्या है, 8 है, 9 है, 10 है और 11 है। 10 का क्यूब कीजिए माइनस 10, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 990। फाइन, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the arithmetic mean and the geometric mean of two values are 10 and 8 respectively, find the values। दो वैल्यूज का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आपको गिवन है, आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो लेट द वैल्यूज आर x एंड y। फाइन, अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे इसका, तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि डिवाइडेड बाय n होता है इसलिए। फाइन, इक्वल्स टू किसके बराबर है, 10 के बराबर है। फाइन, तो यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 20, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है हमारा अंडर रूट एक्स वाई, ठीक है, वो किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। तो अब इस अंडर रूट को हटा देंगे जिससे कि हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाए, तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो एक्स वाई इक्वल्स टू 64, इक्वेशन नंबर 2। फाइन, अब हमें दो इक्वेशन मिल चुकी है, x प्लस वाई और एक्स वाई वाली, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 20, ठीक है, एक्स वाई इक्वल्स टू 64। नाउ अब हमें y की वैल्यू अगर इधर पता हो तो हम इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ से y की वैल्यू लेते हैं, y इक्वल्स टू 20 माइनस x, ये x उधर चले गया तो y की ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम इस सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो x मल्टीप्लाई बाय y, y की क्या वैल्यू है 20 माइनस x, तो 20 माइनस एक्स इक्वल्स टू 64। इसको सॉल्व करेंगे, 20x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 64। अब इसको सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर तो इधर आ जाएगा, ये माइनस का 20x और ये इधर भी माइनस का 64 है, जो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 इक्वल्स टू 0। अब इसके हमें फैक्टर्स करने हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 4x प्लस 64। 16 और 4 कर दिए इसके फैक्टर्स, इधर आ जाएगा x कॉमन, तो x माइनस 16, इधर आ जाएगा माइनस 4 कॉमन, तो x माइनस 16, तो वैल्यू आ रही है आपकी x माइनस 16 और x माइनस 4, ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 16 और 4। Answer is D. Next question is, Lorentz curve is a measure of central tendency, dispersion, correlation and regression. As you know, it is the best method to show the uneven distribution of income and wealth in the group or class.
क्लास में जितने भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम और वेल्थ के, वो किससे पता लगते हैं हमें? लॉरेंज कर्व से। और इस लॉरेंज कर्व की स्टडी हम किस में करते हैं? डिस्पर्जन में, जिसमें कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज विच ग्राफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मोड। एज यू नो, मोड के लिए आप क्या देखते हैं? ये आप इस ग्राफ को देख के बता देंगे, जो भी सबसे ऊंचा वाला बॉक्स है वही आपका क्या है? मोड है। हिस्टोग्राम ही एक ऐसा मेथड है जिससे कि आप वैल्यू ऑफ मोड फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट है विच मेथड ऑफ इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक मीन। एज यू नो, ज्योमेट्रिक मीन का क्या फॉर्मूला है हमारा? अंडर रूट एक्स वाई, जो भी हमारी वैल्यूज है, दो वैल्यूज है जो। तो अब इनमें से कौन सा मेथड यूज आता है? फिशर का मेथड यूज आता है, क्योंकि वो भी क्या है? अंडर रूट एड टू पी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29 इन इंडेक्स नंबर विच टेस्ट होल्ड्स डेट द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इंडेक्स एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी इंडेक्स शुड बी इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इंडेक्स। अब ये बोल रहा है कि आप कौन से टेस्ट में प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स के प्रोडक्ट को इक्वल कर देते हैं। अब देखिए टाइम रिवर्सल में तो टाइम ही रिवर्स होता है, दैट मीन्स P01 मल्टीप्लाई बाय P10 इक्वल्स टू 1, मतलब इधर आपने टाइम ही चेंज किया। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में क्या होता है? फैक्टर्स चेंज होते हैं। अब यहाँ देखिए आप प्राइस की बात कर रहे हैं या क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या हुआ? फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, दैट इज P01 मल्टीप्लाई बाय Q01 इक्वल्स टू 1। सर्कुलर टेस्ट क्या होता है हमारा? P01 मल्टीप्लाई बाय P12 मल्टीप्लाई बाय P20 equals to 1. Next है deflating of index number is used. As you know, deflating का क्या मतलब है? That is अपस्वती, जो कि आपका डिक्रीज हो रहा है। तो उसके लिए आप डिक्रीजिंग किस में पढ़ते हैं? फाइंडिंग रियल इनकम। रियल इनकम में ही आप फ्लक्चुएशंस की स्टडी करते हैं। तो इसका आंसर हो गया फाइंडिंग रियल इनकम। और ज्वाइनिंग टू और मोर सीरीज में आप क्या यूज करते हैं? स्प्लाइसिंग। फाइन। और बेस शिफ्टिंग और कन्वर्जन ऑफ बेस इंडेक्स में क्या है? ये चेन इंडेक्स नंबर्स है ये, ठीक है। इसमें आ गया बेस शिफ्टिंग वाला और इधर आ गया बेस कन्वर्जन वाले फॉर्मूले। नेक्स्ट इज गिवन द फॉलोइंग रिग्रेशन इक्वेशन। आपको ये दो रिग्रेशन इक्वेशंस गिवन है जिससे कि आपको x बार और y बार की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। फाइन। अब हम इससे फाइंड आउट करेंगे। देखिए एक तरफ x है और एक तरफ y है। हमें सबसे पहले इक्वेशंस को इक्वल करना होगा। -1.3x प्लस y इक्वल्स टू 1.1, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी? x माइनस 0.5 y इक्वल्स टू 0.5। फाइन। अब इसको इक्वल करते हैं, बैलेंसिंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किससे? 0.5 से, जिससे ये y की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा -0.65x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 0.55। 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ये सेम है x माइनस की है 0.5y इक्वल्स टू 0.5। इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये आ गया आपका, ये 1 है, 1 से माइनस हो जाएगा तो 0.35x, ये कट गया, इक्वल्स टू ये हो गया 1.05। x इक्वल्स टू 1.05 डिवाइडेड बाय 0.35। फाइन। तो x इक्वल्स टू 3, x बार इक्वल्स टू हो गया 3 को हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। 3 माइनस 0.5y इक्वल्स टू 0.5। फाइन। ये इधर आ जाएगा, ये इधर, तो ये आ गया 2.5 इक्वल्स टू 0.5y।
तो y इक्वल्स टू क्या हो गया 2.5 दैट इज 5। तो x बार 3 है और y बार है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस, दैट मीन्स ये सारे क्वेश्चन इनकम टैक्स से रिलेटेड है। तो फर्स्ट है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असेसी इज रिलेटेड टू। रेजिडेंशियल स्टेटस है जो असेसी का, वो किससे रिलेटेड होता है? प्रीवियस ईयर से। जब भी आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आप अपनी प्रीवियस ईयर की इनकम पर ही उसको पे करते हैं, जो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। फाइन। नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डील्स विद द एग्जेम्प्टेड इनकम। एग्जेम्प्टेड इनकम से कौन सी डील करती है? दैट इज सेक्शन 10। पेंशन इज टैक्सेबल अंडर विच हेड ऑफ द इनकम। एज यू नो पेंशन कहाँ जाती है? सैलरी में। एनी पर्सन हु डज नॉट हैव पेन, किसी के पास पेन कार्ड नहीं है, एंड एंटर्स टू अ ट्रांजेक्शन वेयर पेन इज मैंडेटरी, और ऐसा कोई ट्रांजेक्शन होता है जिसमें कि पेन जरूरी होता है, तो वो डिक्लेरेशन कहाँ करता है? फॉर्म नंबर 60 में। नेक्स्ट है एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन। कैसे? बिना कंसिडरेशन के बाय एन इंडिविजुअल विल बी चार्ज टू टैक्स इफ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द मनी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एक्सीड्स। एक व्यक्ति को बिना प्रतिफल के प्राप्त मौद्रिक राशि कर योग्य है, मतलब आपको पैसा मिला है बट आपने उसके बदले में कोई प्रतिफल नहीं दिया है, रिटर्न में कुछ नहीं दिया है, से एक्सीड वो टैक्सेबल होगी, डैट इज ₹50,000 से ज़्यादा जो भी है वो टैक्सेबल होगा। फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन द पीरियड ऑफ होल्डिंग अ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स शुड बी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए क्या होगा? मोर देन 12 months। इफ द टैक्स पेयर इंकर्स लॉसेस, टैक्स पेयर को लॉस होता है फ्रॉम द एग्रीकल्चर एक्टिविटी से, देन सच लॉस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट। वो ऐसे लॉस को कहाँ एडजस्ट कर सकता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एनी अमाउंट रिसीव्ड अंडर द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस, एग्जेम्प्टेड इनकम, यहाँ पे सेक्शन 10(10)(d). डिविडेंड रिसीव फ्रॉम द इंडियन कंपनी एग्जेम्प्टेड इज टैक्सेबल अंडर द हेड। देखिए कुछ साल पहले तक जो भी डिविडेंड इंडियन कंपनी से आपको मिलता था वो एग्जेम्प्ट था, बट अब नहीं है। अगर आपने सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट पर्पस से ले रखी है तो किस में आ जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। और ट्रेडिंग पर्पस से लेते हैं तो किस में आती है? बिजनेस एंड प्रोफेशन में। यहाँ आपको कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आप किस में लेंगे? फ्रॉम अदर सोर्सेज में।